हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। देखिए, जो हमारा पॉलिटी वाला पार्ट है, जो हमारे एग्जामिनेशन का पॉलिटी वाला पार्ट है, उसमें कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो इंडिया के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है और क्या क्या कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है, प्लस कौन कौन से ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। सो आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि इसके अंदर हम वो सारे एंगल्स कवर करें, सारे पॉसिबल एंगल्स कवर करें जो हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए, रिसेंट न्यूज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज किया है और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम होता है, सिंपल वर्ड्स में बोले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होते हैं और जो जजेस होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए जो कोलिजियम होता है, कोलिजियम मतलब जो लोग होते हैं जो कि इन लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उसमें एक पर्सन यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जब जजेस को चूज किया जाए तो उसमें एटलीस्ट एक पर्सन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए जो कि डिसाइड करेगा। और सेकंड चीज, जब हाई कोर्ट का कॉलेजियम डिसाइड हो, मतलब हाई कोर्ट के जजेस को जब डिसाइड करने की बारी आए तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये बोल रहा है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी, जब आप जुडिशरी के पर्सनल को चूज करोगे तो उसके अंदर एक पर्सन यूनियन गवर्नमेंट का यानी कि एक पर्सन एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए। तो यहीं पर एक क्वेश्चन उठता है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर कि क्या जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के अंदर हम एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? राइट, दिस इज द क्वेश्चन यहाँ पे। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड द क्लॉजेस एंड कौन कौन से प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। पहली चीज तो इंडिया के अंदर बहुत ही रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर बहुत ही रिजिडली इसको हम फॉलो करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को। सेपरेशन ऑफ पावर को थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में समझिए। देखिए, किसी भी देश में तीन डिफरेंट गवर्नमेंट्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के तीन डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। पहला होता है लॉ को फॉर्म करना, लॉ मेकिंग। दूसरा होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ इंप्लीमेंटेशन। और तीसरा जो होता है वो होता है चेक्स एंड बैलेंसेस रखना, चेक्स एंड बैलेंसेस। लॉ मेकिंग का काम जो है पार्लियामेंट करती है, जो लॉ इंप्लीमेंटेशन का काम है वो एग्जीक्यूटिव करती है, पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर, राइट। लॉ इंप्लीमेंटेशन मतलब एग्जीक्यूटिव। और जो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम है वो जुडिशरी करती है, वो चेक करती रहती है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों ही अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। और सेपरेशन ऑफ पावर का सीधा सा मतलब ये है कि जब हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात करें, दोनों के फंक्शंस आपस में ओवरलैप कर सकते हैं लेकिन लोग ओवरलैप नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ लॉ मेकिंग जो है वो डिफरेंट होगा और जो लॉ इंप्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट होगा। साथ ही साथ जो जुडिशरी है उसको टोटली डिफरेंट रखना है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से। मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों ही ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को एक दूसरे से दूर रखना, यही सेपरेशन ऑफ पावर का मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। भारत के अंदर जो है बहुत ही रिजिडली हम सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही रिजिडली इसको फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू हम सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे आर्टिकल 50 के अंदर डीपीएसपी मेंशन किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर यह बोला गया है कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास कुछ पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स हैं जब भी हम SC, ST, OBC ऐसी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो सिमिलरली आर्टिकल 361 के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं। आर्टिकल 105 और 194 के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 122, 212 ये सब जो ये बोलता है कि जब भी कोई पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, मतलब उनके जब सेशंस चल रहे हैं, तो उस चीज़ को उस चीज़ के ऊपर कभी भी कोर्ट में कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती है, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को हम अप्रिशिएट करते हैं, हम यहाँ पर उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही रिजिडली हम सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव के काम में लेजिस्लेचर कुछ भी नहीं कर सकता है और लेजिस्लेटिव के काम में एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर मैं आपको और सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इंडिया का तो देखो, जो लेजिस्लेचर होता है ना, इंडिया का जो लेजिस्लेचर है उसके जो लोग होते हैं उसको एमपीज बोले जाते हैं, राइट। उनको एमपीज बोला जाता है सेंटर के अंदर और एमएलएज बोला जाता है स्टेट के अंदर। नाउ ये एमपीज और एमएलएज एक्चुअली क्या होते हैं? ये लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी एमपी और इसी एमएलए के अंदर से एग्जीक्यूटिव निकलते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? मिनिस्टर्स। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक्चुअली लेजिस्लेचर का ही पार्ट है।
ठीक है, तो इस तरीके से आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ही टाइट नहीं है, रादर हम एक बैलेंस लेके चलते हैं यू नो सेपरेशन ऑफ पावर के बीच में और ओवरलैपिंग ऑफ जो पावर्स है उसके बीच में। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो पहली बार एरिस्टोटल के जो वर्क्स हैं, एरिस्टोटल की जो किताबें हैं उसके अंदर इसका मेंशन किया गया है। और रिसेंट टाइम्स में मॉन्टेस्क्यू नाम का एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उसके बुक्स के अंदर ये मेंशन किया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। देखिए, जुडिशरी जो होता है वो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, साथ ही साथ सिटीजन्स के राइट्स को, लिबर्टीज को, इन सबको प्रोटेक्ट करना जो है वो सब जुडिशरी का ही काम होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी जो है एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि जुडिशरी की फंक्शनिंग में कभी भी एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए केएस पुट्टास्वामी केस आया था 2019 के अंदर, जिसके अंदर जुडिशरी ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर ये बोला गया था। नाउ सेपरेशन ऑफ पावर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? पहली चीज, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, मतलब तीनों ही ऑर्गन्स अपना अपना काम अच्छे से करते हैं, तो तीनों ही जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने अपने काम में स्पेशलाइजेशन करते हैं। दूसरा, दे मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं, बिकॉज सबको अपना अपना काम करना होता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर जो बाकी जजेस होते हैं उनको गवर्न किस लॉ के थ्रू किया जाता है? द आंसर इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1947। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजीआई और जो बाकी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको किस लॉ के थ्रू गवर्न किया जाता है? तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1947 के थ्रू उनको गवर्न किया जाता है, जिसको 1999 के अंदर अपडेट किया गया था। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से अपडेट करने को बोला है। 2017 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अपडेट करने की कोशिश की भी थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जुडिशरी ने एनजेएसी एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट को 2015 के अंदर स्ट्रक डाउन किया था, मतलब कैंसिल कर दिया था। देखो, सिंपल वर्ड्स में बोले तो एनजेएसी जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके थ्रू एग्जीक्यूटिव जो है और लेजिस्लेचर जो है वो कुछ कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था जुडिशरी के ऊपर। नाउ ऑब्वियसली ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, बिकॉज आप एक ऑर्गन के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड कौन कौन से जजमेंट्स है, पहली चीज तो, और सेकंड चीज सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कौन से जजमेंट क्या बोलता है। पहला है पीएलआर प्रोजेक्ट केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखो, जब भी सुप्रीम कोर्ट का जो बेसिकली कोलिजियम है, जब भी वो कोई रिकमेंडेशन देता है कि इनमें से कोई पर्सन जज बनना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको 3 से 4 हफ्तों के अंदर क्लियर करना होगा। मतलब अभी क्या होता है कि लेट्स से अगर सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो रिकमेंडेशन दे भी देता है अगर, तो महीनों महीनों वो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन बेंच के ऊपर पड़े रहते हैं, बट उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो पीएलआर केस के अंदर ये बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 से 4 हफ्तों के अंदर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक्शन लेना होगा कि नेक्स्ट जजेस कौन होंगे, वैकेंसी कौन क्लियर करेगा, राइट, इन सब चीजों पर। नेक्स्ट 2022 के अंदर एक एनजेसी बिल आया था, राइट, नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल। नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल जो है ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था, जिसको राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मेन एम ये था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनके अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करना है। नाउ ये पर्टिकुलर जो बिल है अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक ड्राफ्ट फॉर्मेशन में है, ड्राफ्ट फेज में है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा विल ट्राई टू से इट। नेक्स्ट, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो पार्लियामेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट पावर जो है आर्टिकल 368 के अंदर, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, और वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ये बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप बिल्कुल भी वायलेट नहीं कर सकते हैं, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। सो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करना ये एक सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट के ऊपर। 2007 के अंदर एक IR सीलो केस आता है। IR सीलो केस के अंदर इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फिर से अपहोल्ड किया गया, बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप वायलेट नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कोई भी ऐसी चीज जिसको 9th शेड्यूल के अंदर डाला गया है, उस चीज के ऊपर भी जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू होगा। देखो सिंपल वर्ड्स में समझिए, 9th शेड्यूल यूनियन गवर्नमेंट जो है यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोविजन लेकर आता है, और एग्जीक्यूटिव बोलता है कि 9th शेड्यूल में जो भी चीजें रखी जाएंगी उसके ऊपर जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी। सिंपल वर्ड्स में 9th शेड्यूल के अंदर तो ऐसी कोई भी चीज डाल सकते थे, कोई भी ऐसी चीज लेट्स से अगर वो जुडिशरी के अगेंस्ट ही होगी फिर क्या होगा, राइट। तो इसी चीज के लिए यहां पर ये बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है 9th शेड्यूल की चीजों का भी, ये सब IR सीलो केस के अंदर बोला गया। नेक्स्ट केम राम जवैया कपूर केस। राम जवैया कपूर केस जो है वो स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर ही है।
और ये पर्टिकुलर केस का जो आउटकम है वो ये बोलता है कि भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही रिजिडली फॉलो नहीं किया जाता है और तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों के ही फंक्शनिंग में काफ़ी सारे ओवरलैपिंग्स होते हैं, काफ़ी सारे काम जो है वो ओवरलैप होते हैं। इसके अलावा 1993 में एक पी कन्नादसन केस आया था और इसके अंदर ये बोला गया था कि देखो, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को 9 शेड्यूल के अंदर डाला भी गया है, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता है। मतलब ये भी सिमिलर था केशवानंद भारती केस से ही, बस यहाँ पर 9 शेड्यूल वाले पार्ट को ऐड किया गया था। इसके बाद गोलकनाथ केस 1967 आता है। ये भी बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, गोरखनाथ में बोला गया फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं। करतार सिंह केस आता है 1994 में। वो ये बोलता है कि जो तीनों ऑर्गन्स है उसके मेन काम क्या है, व्हाट आर द एग्जैक्ट फंक्शंस। जैसे वो लेजिस्लेटिव का काम डिफाइन करता है, वो बोलता है लेजिस्लेटिव काम है लॉ मेकिंग, फिर एग्जीक्यूटिव का काम वो डिफाइन करता है, बोलता है लॉ को इंप्लीमेंट करना, और फिर जुडिशरी काम इंप्लीमेंट करता है चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना। राइट, तो इस तरीके से करतार सिंह केस के अंदर तीनों ही ऑर्गन्स जो थे उनके प्रॉपर फंक्शंस को डिफाइन किया गया था। इसके अलावा 2016 में रिसेंटली एक अनिता कुशवाहा केस आया है। अनिता कुशवाहा केस के अंदर ये बोला गया है कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है, उस राइट टू लाइफ के अंदर एक राइट टू एक्सेस जस्टिस भी आता है। तो मतलब किसी पर्सन को जब राइट टू लाइफ मिलेगा तो साथ ही साथ उसको राइट टू एक्सेस जस्टिस भी मिलेगा, मतलब उसको जस्टिस को एक्सेस करने का पूरा हक है उसके पास। नाउ जब हम जस्टिस को एक्सेस करने की बात करते हैं तो हम चार टाइप की चीज़ों की बात करते हैं, 4 एक्सेसेस है उसके पास। पहली चीज़ तो वो जस्टिस जो है अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब वो सस्ते में उसको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इतना महंगा हो कि वो पर्सन उस जस्टिस को अफोर्ड ना कर पाए। दूसरा, जो जस्टिस है वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसका जो मैकेनिज्म है, जिस तरीके से वो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, वो चीज़ यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। थर्ड, वो स्पीडी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लंबा चल रहा है वो केस, रादर वो जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज़, वो एक्सेसिबल होना चाहिए, रीजनेबली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब हर एक पर्सन को एक्सेसिबल होना चाहिए, हर एक पर्सन जो है वहाँ तक पहुँच सके। लेट्स से कि अगर किसी को केस फाइल करनी है तो वो पर्सन पुलिस तक पहुंच सके और जुडिशरी तक जा सके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इफेक्टिवनेस और स्पीडी एडजुडिकेशन, ये 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं अनिता कुशवाहा केस के अंदर। उम्मीद करता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये सब आपको समझ आ गई। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर जो है बहुत ही रिजिड नहीं है इंडिया के अंदर। कौन कौन से आर्टिकल है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेपरेशन ऑफ पावर को प्रोवोक करते हैं। थर्ड चीज़, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। देखो, आपको मेनली जजमेंट्स और उसके आउटकम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ें पता करते हैं तो यू कैन गो ग्रेट गन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको इस चीज़ में क्लैरिटी मिल जाएगी प्रॉपर्ली। आई होप इट इज क्लियर। मैंने सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सबको यहाँ पर कंपाइल करने की कोशिश की है, जो भी चीज़ें यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। आई होप दिस इज एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट और ये आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर मदद करेगा। I hope this particular thing is going to go well for your examination perspective से. I hope you are liking this particular video. If you do, please leave a like, share this video with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much for listening.